वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ व्हाट्स ऑन योर प्लेट। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम कार्ब्स भी कहते हैं। ये नेचर में अबंडेंटली प्रेजेंट होता है और हमारे खाने में भी किसी न किसी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट ज़रूर होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। जैसे आलू, चावल, शकरकंदी, इनमें स्टार्च होता है। ये स्टार्च ग्लूकोज से बना हुआ होता है और अमाइलेज एंजाइम इसको ब्रेक करके ग्लूकोज में तोड़ देता है। सेल्यूलोज, जिसे आम भाषा में आप फाइबर भी कहते हैं और हरी साग सब्जियों में पाया जाता है, ये सेल्यूलोज भी ग्लूकोज से बना हुआ होता है, लेकिन अमाइलेज एंजाइम इस पर एक्ट नहीं करता। क्यों एक्ट नहीं करता? आइए थोड़ी सी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। स्टार्च में जो ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लूकोज होता है, जबकि सेल्यूलोज में जो ग्लूकोज होता है वो बीटा ग्लूकोज होता है। क्या डिफरेंस है अल्फा और बीटा ग्लूकोज में? अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अल्फा और बीटा में सिर्फ H और OH की पोजीशन में फ़र्क है। फर्स्ट कार्बन पर OH राइट साइड में है तो वो अल्फा ग्लूकोज है, OH लेफ्ट साइड में है तो वो बीटा ग्लूकोज है। अब स्टार्च का जो अल्फा ग्लूकोज होता है वो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है और सेल्यूलोज में जो बीटा ग्लूकोज होता है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। अमाइलेज एंजाइम अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तो ब्रेक कर लेता है, लेकिन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ऊपर वो एक्ट नहीं करता। उस पर कौन एक्ट करता है? उस पर एक्ट करता है एंजाइम सेल्यूलेज। ये सेल्यूलेज एंजाइम हम लोगों में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है? हर्बीवोरस एनिमल्स में, जो जानवर घास खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स में भी नहीं होता और हमें भी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम जेनेटिकली वेजिटेरियन नहीं हैं? क्या हम नॉन वेजिटेरियन हैं? ये आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें सोच लें। स्टार्च के अलावा हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट और फॉर्म्स में भी होता है, जैसे टेबल शुगर, चीनी। ये सुक्रोज होती है और इसके ऊपर एंजाइम सुक्रेज एक्ट करता है। ये सुक्रेज एंजाइम उसको ब्रेक करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। मिल्क शुगर में लैक्टोज प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर एंजाइम लैक्टेज काम करता है और इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। फ्रूट्स में ज़्यादातर फ्रुक्टोज प्रेजेंट होती है। ये सिंपल शुगर है, या बायोकेमिस्ट्री की भाषा में इसे मोनोसेकेराइड भी कहते हैं। ये फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, जितनी सिंपल शुगर्स है ये एज सच एब्जॉर्ब हो जाती हैं और लिवर में चली जाती हैं। लिवर में जाने के बाद एंजाइमेटिकली जितनी भी ये सिंपल शुगर या मोनोसेकेराइड्स हैं ये कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज बनाती हैं। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में ही एनर्जी देता है। अब इस ग्लूकोज के क्या काम है? इस ग्लूकोज के 3 काम हैं। सबसे पहला काम यह है कि वो हर सेल को एनर्जी देता है। दूसरा काम यह है कि वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और तीसरा काम यह है कि वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब आते हैं पहले काम पर। ये सेल्स को एनर्जी कैसे देता है? देखिए, सर्कुलेशन में जो ग्लूकोज होता है वो हर सेल तक पहुंच जाता है। उसके बाद इंसुलिन की प्रेजेंस में वो सेल के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद फॉस्फेट के साथ ग्लूकोज फॉस्फेट बनाता है। अब ये लॉक हो गया और सेल के बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद बहुत सारे एंजाइमेटिक स्टेप्स के द्वारा, जिसे हम पाथवेज कहते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल, आपका रेस्पिरेटरी चेन, इनके बाद ये ATP जनरेट करता है। इस ATP को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। इससे फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपको पता है, हम जो भी काम करते हैं, मगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो कि हमारे वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं और हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे हार्ट बीट करना, सांस लेना, ब्रेन का फंक्शन। ब्रेन का फंक्शन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता, हमारा देखना, सुनना, छूना, यहां तक कि सपने देखने तक के लिए भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अलावा
जो नए बायोमॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं उनमें भी ये एटीपी एनर्जी देता है। अब आते हैं हम ग्लूकोज के दूसरे काम पर। ये है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। ये ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होना क्यों इंपॉर्टेंट है? जिससे कि सारे सेल्स की ग्लूकोज रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके और एनर्जी दे सके। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि ग्लूकोज एक नॉर्मल रेंज में होती है, हम सबको पता है। उससे ज्यादा हो जाए तो डायबिटीज के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कम हो जाए अगर, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो चक्कर आता है। और कम हो जाए तो आदमी कोमा में भी जा सकता है, और उससे ज्यादा कम हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो आप कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। डाइटरी रिकमेंडेशन कहती है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में 45 to 65% तक होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन हम लोग कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो 2000 कैलोरीज अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से 900 to 1300 कैलोरीज हमारी कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। इंपॉर्टेंस आप ग्लूकोज की समझ ही गए होंगे। ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से आती है, और इन दोनों कामों के बाद हम तीसरे काम पर आते हैं। जब सेल्स को एनर्जी मिल जाती है और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो जाता है, उसके बाद जो ग्लूकोज बचती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन कहाँ, कितनी और क्यों स्टोर होती है, इंटरमिटेंट डाइटिंग क्या होती है, और हरी साग सब्जियां अगर हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते तो हम खाते ही क्यों हैं, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखें, और उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज का एपिसोड यहीं तक। सो सी यू फ्रेंड्स इन द थर्ड एपिसोड ऑफ व्हाट्स ऑन योर प्लेट। टिल देन, बाय बाय।